बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम आप देख रहे हैं साथ से आज सना हाशमी के साथ। मुझे उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैर खैरियत से होंगे। पाकिस्तान की सियासत में बहुत ज़्यादा भूचाल आया हुआ है। हर कोई अपनी अपनी कह रहा है। पीडीएम कुछ और कह रहा है। यहाँ एमकेएम पाकिस्तान ये कह रही है कि मरदमशुमारी के मामले पर जो काबीना में फैसला हुआ हम उसको तस्लीम नहीं करते। इस सब के साथ साथ ज़ाहिर है ये सारा कुछ तो चल रहा है, लेकिन जब एमकेएम पाकिस्तान कुछ कहती है तो बाकी सारी सियासी जमातें भी कुछ ना कुछ कह रही होती हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये कह रही है कि आज इनको मरदमशुमारी याद आ रही है। 2.5 साल से तो ये काबीना का हिस्सा बने बैठे हैं। आज पीएसपी के सरबराह मुस्तफा कमाल साहब ने भी यही बात की कि ये एमकेएम में ऐसी है जो काबीना का हिस्सा तो रहेगी लेकिन हुकूमत से बाहर नहीं आएगी। क्या कुछ कहा बाकी तमाम लोगों ने, इस पर आज हम बात करेंगे। और इसके साथ साथ पीडीएम में जो दराड़े पड़ने की बात थी वो तो शायद कहीं हो या ना हो, लेकिन मौलाना फजल रहमान की अपनी जमात यानी जमीयत उलमा इस्लाम फे के अंदर दराड़े जरूर पड़ गई हैं। हमारी इतलात के मुताबिक 29 दिसंबर को इस्लामाबाद में अहम इजलास तलब किया गया है और यह इजलास किसी और ने नहीं, उन 4 लोगों ने तलब किया है जिनको जमीयत उलमा इस्लाम से निकाल दिया गया है। तो इन दोनों अहम मौज़ूआत पर आज बात करेंगे। लेकिन एमक्यूएम जब जाहिर है ये इंदिया दे रही है कि वो वफाकी हुकूमत को छोड़ सकती है, तो क्या कुछ बाकी लोग भी कह रहे हैं, जरा पहले वो देखिए। मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के वफाकी वजीर 2 मौजूद है, वफाकी वजीर कानून और वफाकी वजीर आईटी मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के हैं, लेकिन कोई शख्स ये इशू रेज नहीं करता मुत्तहदा कौमी मूवमेंट से जिसके मरूने मिन्नत ये वफाकी हुकूमत चल रही है इस वक्त, जिसके वोटों के बगैर, जिसकी हिमायत के बगैर ये हुकूमत अपनी पैरों पे खड़ी नहीं हो सकती। वो अपना किरदार अदा करे ना, अगर जो उनको किरदार अदा करना है। सियासी बातें तो करते हैं लेकिन जो कानूनी उनका किरदार है काबीना में बैठ के वो किरदार तो अदा करें। एमक्यूएम के सरबराह डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते हैं कि हम सड़कों पे आ जाएंगे। ओ भाई, सड़कों को छोड़ो, काबीना से निकलो, तुम हुकूमत का हिस्सा हो। कब तक ये लॉलीपॉप दोगे लोगों को? एमक्यूएम की हिस्ट्री पिछले 2, 2.5, 3 सालों में उन्होंने अपनी पूरी कैंपेन इस नाम पर चलाई है कि कराची के 70 लाख लोग लापता कर दिए गए। उनके ये डायलॉग्स थे सारे, उन्होंने पूरा इलेक्शन इसके ऊपर लड़ा है। उसके बाद वो कोर्ट में गए हैं और उसके सारी चीजों के बावजूद आज वजारतों के मजे लूटने के चक्कर में उस कमजोर तरीन वफाकी हुकूमत के सामने उन्होंने घुटने टेक दिए अपने वजारतों के मजे के लिए, और वहां पर सिर्फ अवाम को धूल की आंखों में धूल झोंकने के लिए एक एतराजी बयान लिखकर डाल दिया, जिससे आज तक पाकिस्तान में कभी भी किसी एतराजी बयान से कभी भी कोई काम रुका नहीं है। इस अवामी मुतालबे के लिए अवाम के सामने रुजू करने का फैसला किया है। अब मुत्तहदा कौमी मूवमेंट की पूरा तंजीमी ढांचा गलियों मोहल्लों में जाकर, इलाकों में जाकर, टाउन्स में जाकर अवाम से अगले लाहे अमल के हवाले से उनकी राय मालूम करेंगे हम। तो ये सब कुछ हो रहा है। अगर हम सिंध की सतह पर बात करें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 27 दिसंबर के जलसे में इस वक्त मसरूफ अमल है। रहनुमा एमकेएम पाकिस्तान फैसल सब्जवारी साहब को आज हमने जहमत दी है कि जरा वो इस मामले पर हमसे बात करें कि हुकूमत का हिस्सा रहते हुए, इत्तेहादी रहते हुए पिछले 2.5 साल की कारकर्दगी एमक्यूएम की कैसी रही और अब मरदमशुमारी के मामले पर क्या हो सकता है, कैसे सड़कों पर आया जा सकता है। जमात इस्लामी को भी हम शामिल गुफ्तगू करेंगे, अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान साहब को। लेकिन फैसल सब्जवारी साहब, सबसे पहले मैं आपसे बात करना चाहती हूं। सर, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, जब मैं मरदमशुमारी की बात कहती हूं तो यह सेंसस का मामला, अगर मेरी याददाश्त ठीक है तो बिल्कुल जैसे ही खत्म हुआ तो उसके बाद ही एमकेएम ने इसके ऊपर अपने खदशात का इजहार किया था, लेकिन उसके बावजूद आप हुकूमत का इत्तेहादी बन गए, हिस्सा बन गए। कैसे ये मामला 2.5 सालों में फोर्सी किया आप लोगों ने, और इसके साथ साथ क्या चीजें सरफे नजर की गई इस दौरान? जी, बहुत शुक्रिया। देखिए, 2-3 चीजें मरदमशुमारी के हवाले से समझने की जरूरत है। पहली बात तो ये है कि ये मरदमशुमारी 2009 में शुरू हुई थी, जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने शुरू किया था 2010 में, क्योंकि जो शहरी जो मरदमशुमारी थी, जो हाउस काउंट था, वो 23 के बरखिलाफ आ रहा था, और वो फिर 2016 में दोबारा सिलसिला नवाज शरीफ साहब की कानून में शुरू हुआ, 2016 में उसको खत्म किया गया। उसके जब नतीजे आने से पहले ही जब ये आनाशुमारी की स्कीम आई थी, हम उसी वक्त सुप्रीम कोर्ट में चले गए और हमारी पिटीशन वहां पर मौजूद रही। इसके अलावा कोई नहीं किया। ठीक है, और जितने चीफ चीज के कर ले। पहली बात। ओके। दूसरी बात ये कि जब ये हुकूमत के साथ बाद की बात है, इससे पहले
पार्लियामान ने एक मुत्तफ़िका करार कौमी असम्बली ने मंजूर की, जिसमें सिर्फ एमकेएम नहीं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, तहरीक इंसाफ, मुस्लिम लीग, जितनी भी जमातें कौमी असम्बली में मौजूद हैं, पिछली असम्बली में, उन्होंने इस पर इत्तेफाक राय किया कि कम से कम 5% ब्लॉक्स का ऑडिट हो, ताकि मरदमशुमारी के हवाले से जो खदशात हैं उनको दूर किया जा सके। ठीक है। यकीनन एमकेएम इसमें पेश थी, हमारी ये करार थी, लेकिन बाकी सारी पार्टी उसको ज्वाइन कर लिया और वो हुकूमती करारदाद बन गई। ये मसला चला गया मुश्तरका मफादात की काउंसिल में कि आपके इल्म में होना चाहिए, और यकीनन मुर्तज़ा वहाब साहब के तो इल्म में है, मुस्तफा कमाल साहब का उनके उनको पता होगा कि ये मुश्तरका मफादात की काउंसिल का ही मैंडेट है, मरदमशुमारी है पाकिस्तान आइन के हिसाब से। हमने तहरीक इंसाफ के साथ मुआहदा किया 3 अगस्त 2018 को, उसमें हमने से मुतालबा रखा कि जनाब आप कौमी असम्बली की उस करारदाद पर अमल दरामद करवाएं। इस पर तहरीक इंसाफ ने कहा कि हमारा भी मुतालबा है, हमने भी इस पर वोट किया और हम करेंगे। बदकिस्मती के साथ उन्हीं दिनों में सेनेट ऑफ पाकिस्तान में जो सेंसस का हमारा मुल्क है पाकिस्तान का, उन्होंने कुछ सनद जवाबात दायर कराए कि ऑडिट नहीं हो सकता, कि एक तो अवेलेबल नहीं है, उनकी मौजूद में मरदमशुमारी हुई थी, वर्ल्ड बैंक की फंडिंग नहीं है, फंडिंग चाहिए, और शायद टाइम बार उन्होंने कहा कि 2016 का जो प्रोसेस है 2 साल के बाद है। हमारी ख्वाहिश यही रही कि तहरीक इंसाफ के ऊपर कदम है। जनवरी 2020 में हम जब काबीना से अलहदा हुए, उसके बाद तहरीक इंसाफ से दोबारा मुज़ाकरात शुरू हुए और हमने उन्हें कहा कि आपने पेशरफ, उन्होंने एक काबीना की कमेटी बनाई कि की सारी चीजें तफसील से अमीनुल हक साहब जब वजीर थे तो अमीनुल हक साहब ने इनका मुकदमा शहरी सिंध वहां पर रखा कि किस तरीके से इस मरदमशुमारी के जो खदशात हैं वो जायज हैं। हमने अपने टेक्निकल एक्सपर्ट्स वहां पर भेजा, वहां वो सबूत शवाहिद तैयार किया कि क्या क्या वहां पर आए हैं। ठीक है। जो काबीना की कमेटी है उसने रिपोर्ट जमा की है काबीना में मसला आया तो हमारी तवक्को ये थी कि कराची वाले आपके होना चाहिए कि यहाँ खैबर पख्तूनख्वा को एतराज़ात थे, वहां से बोला बलूचिस्तान को एतराज़ात थे, बलूचिस्तान हाई कोर्ट में मुकदमा अभी भी है, वहां से हमारे जीडीए के दोस्तों को एतराज़ात थे, नहीं बोला, और ये ने ये मसला भेज दिया है मुश्तरका मफादात की। ठीक है, तहरीक इंसाफ को चाहिए ताकि वो मामला फहमी कर सकते और इस मसले को काबीना का ये बन रहा था, अगर काबीना में आना तो बहुत जरूरी था, तो तहरीक इंसाफ अपने उस वादे का पास रखती जो उसने अपने वोटर से भी किया है, फिर नहीं किया। फिर बैंकों का मसला नहीं है, पाकिस्तान का मसला है। अब ये मुश्तरका मफादात काउंसिल में क्या है, हाँ मेरी तवक्को ये है कि सिंध के वजीर आज़म इसके खिलाफ देंगे, तवक्को ये है कि बलूचिस्तान के वजीर आज़म के खिलाफ बात करेंगे और मुश्तरका मफादात काउंसिल से नहीं हो पाएगा। बात यह है कि एमकेएम ने कहा कि जनाब लोगों में जाएंगे, सियासी जमात लोगों में ही होती है, सियासी जमात के पास कोई फौज तो नहीं होती कि वो। अच्छा फैसल, आपकी आवाज में थोड़ी डिस्टॉर्शन आ रही है, आई एम सॉरी, आई एम कटिंग यू, आपकी आवाज में काफी डिस्टॉर्शन आ रही है, जरा इसको मैं फिक्स करवा दूं और फिर हम ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक से वापस आकर जरा मैं इस पर बात करना चाहूंगी कि ये बात तो हमारे इल्म में है कि ये मामला जो कि मरदमशुमारी का है, ये इस वक्त ज़ाहिर मुश्तरका मफादात काउंसिल के थ्रू ही अब आगे बढ़ना है, लेकिन कल हमारी इत्तलात के मुताबिक गवर्नर सिंध ने भी राब्ता किया एमकेएम पाकिस्तान से और वो बड़े पुरुम्मीद है कि एमकेएम पाकिस्तान कहीं नहीं जा रही और ना जा सकती है। लेकिन एमकेएम पाकिस्तान के लिए सरदस्त एक मामला शायद ये भी है कि बल्दियाती इंतखाबात सर पर हैं, क्या तैयारी होगी, क्या इसी तरह से जो हल्का बंदियां मौजूद हैं इन्हीं हल्का बंदियों के साथ, इसी मरदमशुमारी के साथ बल्दियाती इंतखाबात में उतरा जा सकता है या नहीं, इसका जवाब लेंगे। प्रोग्राम आप देख रहे हैं 7 से 8। वेलकम बैक नाज़रीन, हम ब्रेक पर थे और ब्रेक पे जाने से पहले मैंने आपसे कहा कि फैसल सब्जवारी साहब से ये सवाल ज़ाहिर अहम तरीन है कि बल्दियाती इंतखाबात के लिए क्या इसी मरदमशुमारी के साथ मैदान में उतरा जा सकता है, अगर हाँ तो फिर इस वक्त तक का लाहेअमल क्या होगा और अगर नहीं तो फिर मरदमशुमारी कब तक मुतवक्के हो सकती है। फैसल सब्जवारी साहब, अगर गवर्नर साहब आपसे बात कर रहे हैं और वो इतने पुरुम्मीद हैं कि आप लोग कहीं नहीं जा रहे, तो क्या पहले तो ये बताएं कि वाकई काबीना का हिस्सा रहेंगे या किसी वक्त भी हुकूमत छोड़ने का इंदिया जो आप लोग दे रहे हैं वो भी खारिज इम्कान नहीं है मामला? देखिए सना, 2-3 पहलू हैं। एक तो गवर्नर साहब बहुत
किया है और उन्होंने वजीर आजम साहब का पैगाम भी पहुंचाया। ठीक है। लेकिन वज़ीर आज़म साहब इस पर कितना अहम जो ऐलान है कि अगली मरतम समारी, जो कि हमारा मुतालबा है कि भाई अगर आप इसको ऑडिट नहीं कर सकते, हम कोई ज़िद्दी बच्चे नहीं है। ठीक है। ये बात सबको पता है। 4 साल गुजरने के बाद जो है वो प्रैक्टिकली ही नहीं होगा शायद हाँ। कि नताइज को ऑडिट के ज़रिए वेरीफाई कर सकें। तो फिर हमने हल निकाला, आउट ऑफ बॉक्स सॉल्यूशन निकाला ठीक। क्या मरदमशुमारी के प्रोसेस का ऐलान कर दिया। 98 में मरदमशुमारी हुई थी, 2009 में शुरू हुआ था सिलसिला। हाँ। तो 10 का 2019 में हो गए, 20 गुजर गया, 21 में कोविड है, आप 22 में शुरू कर दीजिए मरदमशुमारी ताकि अगले इंतखाबात से नहीं मरदमशुमारी हो जाए। हुकूमत ने उसको मुस्तरद नहीं किया था। कल भी हमें उन्होंने वज़ीर आज़म साहब का पैगाम पहुंचाया। अब देखते हैं कि उसको अमली क्या जामा पहुंचाती है हुकूमत, पहली बात तो। ठीक है। दूसरी बात ये कि जहाँ तक बल्दियाती हल्काबंदियाँ हैं, जी। हमें इससे कोई मसला नहीं है कि हल्काबंदियाँ तब्दील की जाएँ। अच्छा। मसला ये है कि आईन ये कहता है, कानून कहता है कि जब भी कोई मर्दमशुमारी हो जाएगी, हाँ जी। उसके मुताबिक हल्काबंदियाँ होंगी। ठीक है। 2018 के इंतखाबात में स्पेशल केस बना के पार्लियामान ने वन टाइम एक तरमीम की कि गैर हतमी नताइज के ऊपर हत्याबंदियों की इजाजत दे दी जाए और उस नतीजे में जो ड्रामा हुआ वो सबने देखा 2018 में। ठीक हम है। नहीं चाहते कि इस तरीके की कोई चीज हो। हम ये चाहते हैं कि कोई भी हल्का बंदियां करने से पहले मर्दमशुमारी की दुरुस्तगी की जानिब जाया जाए। आप ठीक है। देखते हैं कि तहरीक इंसाफ जिसके पास अपने 14 एमएलए कराची से, जी। कराची वालों को क्या जवाब देगी। देखते हैं कि सूबाई हुकूमत सिंध की, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जो वो शामिल कहते हैं हमारी हमारा भी मसला है, हाँ। वो मुश्तरका मसलात की काउंसिल में बैठकर किसी तरीके से यहाँ पर मुकदमा करते हैं। हमारा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दोस्तों से भी गैर रस्मी तबादला ख्याल हुआ है ठीक है। और हमारी ख्वाहिश ये है कि कराची शहरी जो शहर सूबा सिंध का हिस्सा है, तो सूबा सिंध की जो नुमाइंदगी है मुश्तरका मसलात की काउंसिल है, वो भी इस मसले को इस तरीके से उठाए। हमारा जो मसला मुकदमा है बुनियादी तौर पर, वो हल्का बंदियों से कहीं ज्यादा कौमी और सूबाई असम्बली की नशिस्तों यानी हक नुमाइंदगी का है, नंबर जी। 1। नंबर 2, पाकिस्तान में कौमी मालिकी कमीशन आबादी की बुनियाद के ऊपर वसाइल तकसीम करता है। अगर हमें गिनेगी ही आबाद था, तो फिर हम वसाइल कम मिल रहे हैं, वो कम हो जाएंगे। उससे हम बात ये है कि जेब खुद कराची से ताल्लुक रखते हैं सरदार साहब, उन्होंने ये फरमा दिया कि 3.5 करोड़ की आबादी है कराची शहर की। मेरा हाँ। उनसे भी बहुत मुतालबा है कि मेरी पिटीशन आपके पास 3 बरस से मौजूद है। खुदारा आप उस पिटीशन को सुन लीजिए और उसके तहत फैसला कीजिए, ताकि यहाँ पर दूध और पानी का पानी हो। बिल्कुल ठीक है फैसल, ये बात यहाँ तक बिल्कुल बात दुरुस्त है कि ऐसा ही होना चाहिए, ये बड़ी आइडियल पोजीशन है। लेकिन आपके नाकदीन कह रहे हैं, चाहे आप नाम लेना चाहें ना लेना चाहें, उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कह रही है, पीएसपी कह रही है, जमात इस्लामी कह रही है कि 2.5 साल से आप एक हुकूमत का हिस्सा हैं, आपको मालूम है कि मरदमशुमारी के नाम पर किसी ने भी इसको एक्सेप्ट नहीं किया, आपको मालूम है सूबाई हुकूमत ने नहीं किया। तो वो ये पूछ रहे हैं कि इस एमकेएम से, पाकिस्तान से ये भी पूछ लें कि इन 2.5 सालों में इन्होंने कराची के लोगों के लिए क्या किया, सिवाय कमेटी खेलने के या एक वजीर को वापस बुलाने के, दूसरे को हटाने के। एक आईटी मिनिस्टर पहले थे, अब नए बना दिए गए, इसके अलावा क्या किया है एमकेएम पाकिस्तान ने? देखिए मेरे ख्याल में जिन्हें इल्म है बदकिस्मत तरमीम का जो मजाक हुआ है जी। इस आइन के साथ, जिसके तहत सूबे के पास पिछले सिर्फ 2 वर्ष में 16 अरब रुपए के आए हैं। हाँ। पिछले 12 साल में कई हजार अरब रुपए की तरक्की फंड। ठीक है। यानी मैं ये आपको बात से कह सकता हूँ कि जितना भी आया है उससे 90% कराची से कमाया गया है। क्या इसके कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को इस बात का जनाब जो कराची कमा रहा है उसका आप अशरे अशीर भी खर्च नहीं करते कराची पर। वो क्या कहते हैं वफाकी हुकूमत है। वफाकी हुकूमत तो पाकिस्तान के किसी भी में बीआरटी वफाकी हुकूमत ने नहीं बनाई। ठीक है। पंजाब में बनाई, पंजाब के वजीर आला ने, केपी में बनाई, पेशावर में बनाई, वहां के वजीर आला ने, मेरे वजीर आला ने क्या बनाया, बेवकूफ बनाया। 12 से नहीं लेकर आए, उनसे सवाल ये पूछते हैं हम कि आप 12 खाने के लिए लेकर आए, तो वो जवाब में आपने दिया यकीनन हुकूमत को काम करना चाहिए। यकीनन हमने वफाकी हुकूमत से कहा कि 25 अरब रुपए कराची वालों को, मिलने उन्होंने चाहिए। 1 अरब रुपए रिलीज ठीक। किए इससे पहले। और क्या हुआ, सूबाई हुकूमत उसको सुर्ख फीता लगा कि मेरे डिप्टी कमिश्नर की मर्जी के बाद नहीं करेंगे।
हमें ये इल्म था जब हम एक मखलूत हुकूमत में जा रहे हैं कि हम एक विफाकी कोलिशन में जा रहे हैं। ठीक है। ना उनके पास बल्दियात का महकमा है, ना उनके पास पानी और सीवरेज का महकमा है, ना उनके पास नाला का महकमा है, ना उनके पास ठीक। पेट्रोल है, ना उनके पास ट्रांसपोर्ट। ये सारे राइट में सूबे में अपोजिशन में है। बदकिस्मती के साथ है गैर मुद्दा हुकूमत और है उस मरदमशुमारी की वजह से हम शाकीन हैं और बिल्कुल ठीक है। हमें शिकवा है। बिल्कुल ठीक और जो फैसल, ये तहरीक इंसाफ ने नहीं की थी, बिल्कुल ठीक है। ये हकीकत पर मबनी फैक्ट्स हैं जिस पर आप बात कर रहे हैं। लेकिन फैसल सब्जवारी कह बाकी सूबों के चीफ मिनिस्टर्स ने क्या किया, और उसके साथ उन्होंने ये भी कहा कि हमारे चीफ मिनिस्टर ने शायद हमें सिर्फ बेवकूफ़ बनाया है। मुराद अली शाह के बारे में मुझे बताया गया हाफिज नईम रहमान अमीर जमात इस्लामी कराची भी हमें वॉइस स्काइप ज्वाइन कर चुके हैं। तो हाफिज साहब आपको भी शामिल गुफ्तगू करते हैं। फैसल साहब की ऑडियो का थोड़ा इशू आ रहा है, वो भी देख लेते हैं। हाफिज नईम रहमान साहब, ये मरदमशुमारी के नाम पर सारी सियासी जमातें जो हैं वो मैदान में खड़ी हैं। अवाम को तो कुछ भी नहीं मिला, आप भी नारे लगाते हैं, आप भी जलसे करते हैं। मतलब अभी तक अगर मैं फाइंडिंग्स की बात करूं तो आप लोगों ने असल हकाइक की तरफ जाने की शायद कोशिश नहीं की। इससे क्या फैज मिलेगा आवाम को? देखें, और पार्टियां जो बाइख्तियार हैं, हुकूमत में शामिल हैं और हमेशा हुकूमत में शामिल रहती हैं, उनकी पोजीशन में और वो जो हुकूमत में शामिल नहीं है अच्छा। उसकी पोजीशन में एक फर्क है जो हमेशा रहना चाहिए। जिनके पास इख्तियार किसी भी सतह का हो तो उनको जो है वो जाहिर है कि आप उस कैटेगरी में डालेंगे कि उन्होंने अपने इख्तियार के बावजूद क्या किया, वजारतों में वो रहे। मतलब ये जो सीएम हैं और इनसे पहले कायम अली शाह पिछले वाले टेन्योर में थे, तो जाहिर है पिछले जो 5 साल थे 12 में से उसमें एमक्यूएम इनकी इत्तेहादी थी। तो जिस तरह अभी ये रुके हैं बेशुमार रुकते थे और मन जाते थे, और अभी भी ये मन जाएंगे और हमारे मसाइल वहीं के वहीं गए। जमात इस्लामी से तो वो पूछिए कि जब जमात इस्लामी को इतनी सी भी जो है इख्तियार मिला तो उसने क्या परफॉर्म किया था। अच्छा। तो हमने वो परफॉर्म किया था, वो नेमतुल्लाह खान साहब के कारकर्दगी और जमात इस्लामी के कारकर्दगी जब भी हमारे पास ये शहर आया तो हमने करके दिखाया। आ जाइए इस मसले की तरफ जो मरदमशुमारी का मसला है जी। ये मसला ये है कि 2017 में ये मरदमशुमारी हुई और हमेशा ये प्रॉब्लम कराची के साथ रही है और इस मरतबा भी ज़ाहिर हुई। और हम जो तकरीबन अब इस वक्त 3 करोड़ हैं, हमें 1,49 लाख शुमार किया गया 2017 की मरदमशुमारी में। नवाज शरीफ साहब की हुकूमत की, और जो सर्वे कराने वाला इदारा होता है वो पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स होता है। जी। कि दुनिया में जितने भी इंडिपेंडेंट रिपोर्ट्स हैं, जितने सर्वेज हैं, डॉक्टर मेहताब करीम की रिपोर्ट है, डॉक्टर आरिफ हसन की रिपोर्ट है, अमेरिकन इदारों की रिपोर्ट है, मास्टर प्लान जो पिछले हमारे रहे हैं उस सब के मुताबिक कराची की आबादी जो है वो इस वक्त जो है वो 3 करोड़ 3.25 करोड़ तो कम से कम होनी चाहिए। और उस वक्त भी जब ये हो रहा था तो उस वक्त भी हमारी आबादी 2.25 करोड़ के करीब जो है होनी चाहिए। खुद 2013 में जो शिनाख्ती कार्ड के मुताबिक कराची की आबादी 2 करोड़ 13 लाख तो उस वक्त बताई जा रही थी 2013 में। तो आप अंदाजा कर सकते हैं कि ये कितनी बड़ी धांधली है इस शहर के साथ। और करने वाले कौन है? विफाकी इदारा है ज़ाहिर है वो, और हुकूमत है। फिर उसके बाद ये तय हुआ कि चूंकि ये आबादी पे डिस्प्यूट है तो काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट ने तय किया कि 5% ब्लॉक पूरे पाकिस्तान में खोले जाएंगे। उसकी बजटिंग भी हो गई। नवाज शरीफ साहब की हुकूमत चली गई, फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और एमकेएम की मुश्तरका हुकूमत आ गई 2018 में। अब ये हुकूमत पिछले 2.25 साल से मौजूद है, लेकिन इस मसले के ऊपर एड्रेस नहीं किया गया है। और बल्कि हुआ ये है कि एक इकदाम जो मैं आपको बताऊं कि कराची दुश्मन किया गया वफाकी काबीना की तरफ से कि कोटा सिस्टम में गैर मुहैयाना मुद्दत के लिए इजाफा कर दिया गया। अनफॉर्चुनेटली उस वक्त और सामने नहीं आता था। वो बिल्कुल इसमें हैंड्स एंड ग्लव्स हैं। नहीं, एक मिनट हाफिज साहब, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन मैं ये पूछना चाहती हूँ कि देखें मरदमशुमारी के मामले पर आप भी आवाज उठा रहे हैं। आप अपनी आवाज के साथ हम आवाज कह लें या ना कहें, लेकिन बहरहाल बाकी सियासी जमातें भी यही कह रही हैं। यानी एमकेएम पाकिस्तान भी रोजे अव्वल से मरदमशुमारी पर ही बात कर रही है। फारूक सत्तार साहब की छोटी बड़ी जैसे भी पार्टी है वो भी मरदमशुमारी पर बात कर रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी कर रही है। अच्छा, सब छोड़िए, आपको और बाकी सारे लोगों को छोड़ भी दूं मैं, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मौजूदा गवर्नर ये कह रहे हैं कि हाँ, मरदमशुमारी के मामले पर हम लोगों का एक साथ यही कंसेंसस है कि ये ठीक नहीं हुई। तो फिर आप लोग सारे एक प्लेटफॉर्म पर आकर मुश्तरका मफादात काउंसिल के अंदर अपनी सिफारिशात क्यों नहीं भिजवाते कि ये तमाम स्टेक होल्डर्स का एक ही इजमा इस मामले पर? सब अपनी अपनी मस्जिदें लगा के बैठे हुए हैं। जमात इस्लामी ने गवर्नर से भी मुलाकात की और जमात इस्लामी ने सीएम से भी मुलाकात की। जमात इस्लामी ने अवाम से भी मुलाकात की, बड़ी बड़ी रैलियां भी की, एहतजाजी मार्च भी किया, रेफरेंडम भी किया। और अब भी हमने तीसरे फेज से शुरू कर दिया एहतजाज का।
हम यही कर सकते हैं कि कोर्ट में चले जाएं, एहतजाज कर लें, हुक्मरानों से मिल लें, बात कर लें। जाहिर सी बात है कि जिसके पास जिनकी वजारतें हैं, जो हुकूमत में शामिल हैं, जिनके पास हुकूमत है, जिनके पास इख्तियार है, वो अगर कराची की आबादी खा ली जाए और सब अपने इख्तियार में मौजूद भी रहते हों, तो जाहिर सी बात है सवाल तो उन्हीं से बनता है जिसके पास इख्तियार है। ठीक है ना। अब अगर इन हुकूमत की तरफ से कोई संजीदा कोशिश होती और वो कहते हैं कि सारी पार्टियां आ जाएं और बैठकर बात कर लेते हैं, तो बात करने के लिए तैयार नहीं है। बल्कि अभी गवर्नर साहब ने कहा कि हम 2023 वगैरह में दोबारा करा देंगे। अब हमारा मुतालबा ये है कि 5% वाली बात तो हो गई है पुरानी, अब तो कम से कम कराची की मरदमशुमारी का कोई सूरत निकाल कर दोबारा करवा दें, पूरे मुल्क की मरदमशुमारी का। सिर्फ आप कह रहे हैं कि कराची की हद तक तो मरदमशुमारी दोबारा करवा ली जाए? एक हफ्ते में हो सकती है ये, इतना बड़ा जितना एक हफ्ते में? 1 साल लगेगा भाई। क्या जो हुई है वो 1 महीने के अंदर हो जाती है। आप कर्फ्यू लगा के भी माजी में की गई नहीं, तो मेरी बात सुने एक सेकेंड। हाफिज साहब, कतई कलामी की माफी दीजिएगा, आज ही मैंने बयान, बल्कि कल भी हमने ये बयान देखा पढ़ा, इमरान खान साहब कह रहे हैं कि आप लोगों को शायद अंदाजा नहीं है, दाखिली सूरत हाल में पीडीएम सर पर खड़ी हुई है, उधर सरहद पार जो है हिंदुस्तान ताक में बैठा हुआ है, हम अफवाज पाकिस्तान को सेंसस के मामले पर इंगेज नहीं कर सकते। अच्छा, ये जब जो काम नहीं करना होता ना तो उनको सरहद नजर आती है, वरना हर बूथ के ऊपर फौजी बैठा था ना, जिसके फॉर्म 45 के नतीजे में हुकूमत वजूद में आई है, तो हर बूथ में बैठा था और लाखों बूथ हैं। तो देखें जो काम करना होता है। और पिछली मरदमशुमारी भी दहशतगर्दी की फिजा में हुई थी, जब मुल्क में दहशतगर्दी के वाकयात हो रहे थे, बम धमाके हो रहे थे, उसके बावजूद फौज और रेंजर्स के जवान साथ मौजूद होते थे ना। तो जो काम नहीं करना होता है तो आपके नजदीक हाफिज साहब, आपके नजदीक जिसे फ्रेम ऑफ टाइम कहते हैं वो क्या हो सकता है, कब तक हो सकती है? क्योंकि देखिए बलदियाती इलेक्शन भी आपके सर पर ही है। मैं एमकेएम से भी अभी यही सवाल कर रही थी, फैसल सब्जवारी साहब से, क्या आइडियल टाइमिंग हो सकती है, मतलब आफ्टर दिस 2021, क्योंकि अब हम करीब ही हैं, अगला साल बदलने वाला है, या 22-23 तक आप इंतजार कर लेंगे इस चीज पर? देखिए, मैं पूरे मुल्क की मरदमशुमारी भी अगर दोबारा करनी पड़े तो करनी चाहिए, लेकिन मैं तो सिर्फ इतना कहता हूं, जब ये बात तय हो गई थी सीसीआई में कि 5% ब्लॉक पे करनी चाहिए तो वो हो जानी चाहिए थी, वो नहीं हुई। ठीक है, ये कराची को अक्सर मरदमशुमारी करें तो मैं आपको बिल्कुल वाज़े तौर पर बताता हूं कि जितना बड़ा अमला सरकारी सतह पर टीचर्स का मौजूद है, रेंजर्स तो यहाँ ऑलरेडी मौजूद है ना, सड़कों पे थोड़ी है। कराची में तो रेंजर्स की इंस्टॉलेशन मौजूद है, मुख्तलिफ हॉस्टल्स में मौजूद है, मुख्तलिफ सरकारी बिल्डिंगों में मौजूद है, पुलिस बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पर मौजूद है। सिर्फ उस दिन प्रोटोकॉल हटा दिया जाए गुजरा का और MNAs MPs का, तो अच्छी खासी पुलिस वैसी दस्तयाब हो जाएगी। अच्छा। और इतना बड़ा अमला यहाँ पर मौजूद है, ये काम आराम से खाना शुमारी का भी और मरदमशुमारी का भी चले। हफ्ता में ज्यादा कह रहा हूँ तो 15 दिन में हो सकता है, 15 दिन ज्यादा कह रहा हूँ तो महीने में हो सकता है। लेकिन ये 2021 में हो जाए हाफिज साहब, 2021 में हो जाए, जनवरी, अगर आज डिसीजन करें तो जनवरी 2021 में हो सकता है ये। और अच्छा, चलो, और अगर ये नहीं होता, और 1 मिनट के लिए ध्यान कर लें कि ये नहीं होता, फिर बल्दियाती इंतखाबात आ जाते हैं, फिर क्या कीजिएगा इन्हीं हल्का बंदियों के साथ? मैं आपको बताता हूं, देखें 2017 में मरदमशुमारी नोटिफाई नहीं हुई थी, 2018 के कौमी इंतखाबात कोर्ट ने एक स्पेशल ऑर्डर जारी कर दिया। हम ये समझते हैं कि एक से दूसरी चीज को सपोर्ट करके, देखें पीपल्स पार्टी और ये जो PTI है, इन दोनों में इस पर इत्तेफाक है कि बल्दियाती इंतखाबात डिले करने हैं। अच्छा, पीपल्स पार्टी को भी मरदमशुमारी उस वक्त याद आती है सिंध की, जब उसे इंतखाब डिले करना होता है। 3 साल से क्या कर रहे थे? ठीक है, यानी आपके कहे के मुताबिक तो हाफिज साहब, आपके कहे के मुताबिक तो हमारे बल्दियाती इंतखाबात होने नहीं जा रहे, क्योंकि पीपल्स पार्टी भी नहीं जा रही और PTI भी नहीं जा रही, आपके इस अभी तक के तज्जिए में। सड़कों पे हैं, हम क्यों सड़कों पर हैं, हम क्यों एहतजाज कर रहे हैं कि भाई इंतखाब भी कराओ, मरदमशुमारी भी कराओ, हल्का बंदी भी कराओ, सब काम जल्दी जल्दी हो सकते हैं। 4 महीने तो आपने गुजार दिए ना। और हम तो ये भी सवाल कर रहे हैं कि जो कराची ट्रांसफॉर्मेशन कमेटी है, जिसमें PTI, पीपल्स पार्टी, MQM और पाक फौज की नुमाइंदगी है, या रहनुमाई है, या सरपरस्ती है, या निगरानी है, उसमें जो फैसले हुए हैं 4 महीने में, तो पैचवर्क नहीं कर सके ये लोग मिलकर। पैचवर्क करना तो आम जाम काम है भाई, मेन सड़कों का पैचवर्क नहीं कर सके, मंसूबे तो छोड़ दीजिए आप। और K4 कहाँ है इस वक्त? आपका KCR के नाम पर जो धोखा हमें दिया गया है, जो कल देख लिया आपने कि वो ग्रीन बसें जो नेमतुल्लाह खान साहब ने
पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप और सिटी गवर्नमेंट के मातहत टर्मिनल तक बना दिया था। वो फिर बाद में बसें तबाह हो गई। अब वो जो है वो ईंटों के ऊपर खड़ी हुई हैं और उसी को कह रहे हैं कि हम कराची को तोहफा देंगे। ये है इन लोगों का एटीट्यूड पीपल्स पार्टी का। तो अच्छा हाफिज साहब देखिए, एक मिनट रुके, के लिए है। हाफिज साहब रुके। अगर हम एटीट्यूड की, आपने कहा ना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ये एटीट्यूड है कि वो इस तरह रिफ्लेक्ट कर रही है अपने मंसूबों को लेकर, तो फिर इसमें कसूरवार हमारे एमकेएम के भाई, एमकेएम पाकिस्तान के भाई या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग तो नहीं हुए? क्योंकि 18वीं आईनी तरमीम की जो घंटी है वो तो सबने अपने गली में बांधी थी, सबने दस्तखत किए थे उसके ऊपर, चाहे आपकी जमात हो, चाहे मुत्तहिदा हो, चाहे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो। तो फिर कसूरवार तो किसी एक को ठहराया जाएगा ना, इस पर सबको तो नहीं हो सकता। 18वीं तरमीम तो एक अलग मसला, उस पर अलग बात करते हैं। लेकिन जो चीजें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और एमक्यूएम की मुश्तरका हुकूमत के पास बराह रास्त हैं, वो है ग्रीन लाइन मंसूबा, ठीक है ना। उस पर तो हमारा पूरा एक मौक़िफ़ मौजूद है कि ये इस तरह से नहीं होना चाहिए तो उसको छोड़ दें। लेकिन ये है जो काम 11 महीने में मेट्रो का लाहौर में हो गया, वो काम नून लीग ने 2 साल में भी कराची में नहीं किया। और मजे की बात यह है कि जो खालिसतन विफाक का ये प्रोजेक्ट है, 10% काम का इजाफा भी विफाक ने पिछले 2.25 साल में नहीं किया। इसमें कोई पीपल्स पार्टी का फैक्टर मौजूद नहीं है। वो तो जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं, लेकिन जो इन मंगों पे रोड कहाँ है इस वक्त पूरी? जो 3-4 इनके मंसूबे छोटे छोटे थे, 650 अरब रुपए की पीएसडीपी और तरक्याती फंड है, उसमें से सिर्फ 18 अरब रुपए कराची के लिए रखे गए, वो भी यूटिलाइज नहीं हुए। और इन मंसूबों पे भी इन लोगों ने काम नहीं किया। तो मैं तो उनसे वो सवाल कर रहा हूं जो इनकी जिम्मेदारी है। केसीआर पे जितनी रिपोर्ट मौजूद है, जेट्रो की और जायका की, और उसमें इन्होंने कितनी पेशरफ की है, वो तो रेलवे का काम है जो विफाक के तहत है। ठीक है। पीपल्स पार्टी से तो पीपल्स पार्टी का एहतसाब होगा, और एमक्यूएम और मुत्तहिदा ये जो लेकिन सिर्फ जमात इस्लामी से भी हिसाब होना चाहिए कि इतने बड़े बड़े जलसे होते हैं। और मैं ये कहती हूँ इन जलसों के बाद जब आप लोग मैदान में उतरते हैं वोट मांगने के लिए, तो वहां सारी बिसात पलट जाती है। इस पर बात भी करनी है, और जाहिर पीडीएम के मामले पर हम कोशिश करेंगे कि गुल नसीब खान साहब को बात करें, क्योंकि मौलाना की अपनी जमात के अंदर बहुत ज्यादा जो है वो धड़ाड़े पड़ना शुरू हो चुकी हैं। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आकर इन्हीं मौजूआत पर बात करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, हम ब्रेक पर थे और ब्रेक पे जाने से पहले हमारे साथ मौजूद थे अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान साहब। हाफिज साहब, सवाल बड़ा सादा सा है, फैसल सब्ज़वारी साहब से भी ज़ाहिर हम गुफ्तगू कर रहे थे, लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि आपको लगता है कि इस वक्त जो सूरत हाल है हाफिज साहब, क्या इसके बाद एमकेएम पाकिस्तान आपको लगता है कि वो हुकूमत का साथ छोड़ देगी और फिर इस मरदमशुमारी जैसे मामले पर वो भी सड़कों पर होगी, और फिर ये मामला शायद जो बहुत देर में होना है 2023 तक जाना है उससे पहले हो जाएगा ये मामला? हाफिज साहब देखिए, जाहिर है एमक्यूएम की बात तो जाहिर है वही अपना मौके बिल्कुल ठीक है, लेकिन ठीक है, वैसे एक बात पूछ रही हूं। हाँ, ये ट्रैक रिकॉर्ड उनका तो ये है कि इंशाल्लाह कुछ दिनों में ही ये मना लिए जाएंगे और मामला में से वहीं पे वहीं जो है वो मौजूद रहेंगे। अच्छा, मेरा अंदाजा है तजर्बा है जिसके नतीजे में फैसल भाई भी शायद इस पर इत्तेफाक कर देंगे। मसला ये है कि ये इस तरह से ये जो एटीट्यूड है ना पार्टियों का और हुकूमतों का, ये बदलना चाहिए। कराची की ओनरशिप लेनी चाहिए, कराची पे सियासत नहीं करनी चाहिए, कराची की ओनरशिप लेनी चाहिए। कराची के 3 करोड़ इंसानों को ऑन करेंगे ना, अपने घर को कोई आदमी ऑन करता है ना तो उसमें से कचरा हटाता है। मैं पीटीआई और पीपल्स पार्टी पे तो बहुत बात की, लेकिन हमारे एमक्यूएम के जो भाई हैं, इनकी 4 साल जो बल्दिया रही बेख्तियार बल्दिया थी, मैं मानता हूँ, लेकिन जो इख्तियार इनके पास था उससे भी तो ये कुछ नहीं कर सके। डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल का कचरा तो ये उठा सकते थे ना, ये इनके पास था, उसकी गाड़ियां भी इनके पास थी, उसकी डीजल की पर्ची भी इशू होती थी, इनके वर्कर भी इनके पास थे, 2500 की तादाद में अमला भी इनके पास था, लेकिन डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल का कचरा नहीं उठ सका। इसी तरह शहर में 26 अरब रुपए का इनका बजट होता था, आधा तो तरक्याती बजट होता था ना, 4-4, 5-5 अरब रुपए के डिस्ट्रिक्ट के जो डीएमसी के बजट होते थे, ये पैसा भी अगर कराची में लग लेकिन जाएगा, अगर इन इख्तियारात के साथ दोबारा बल्दियाती इंतखाबात हो, मेयर जमात इस्लामी का उतरे या एमकेएम का उतरे या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो कह रही है कि शायद हो सकता है इत्तेहाद के साथ, तो बेख्तियार होगा तो हालात तो ऐसे ही रहेंगे हाफिज साहब, हालात नहीं बदल सकते। मिलना चाहिए, ये एक अलग मौजूद है कि बाइख्तियार शहरी हुकूमत का जो हमारा इनका सभी इस बात को कहते हैं, लेकिन में शामिल होने के बावजूद उसको करते तो नहीं है।
ठीक। हम तो ये मुतालबा करते हैं कि शहर को इख्तियार मिलना चाहिए, लेकिन मैं तो मौजूद था, उसमें भी डिलीवर नहीं हो पाया। बिल्कुल ठीक। डिलीवर ही नहीं करेंगे तो आप फिर कैसे कहते हैं कि जो है हमें इख्तियार नहीं मिला। बहुत बहुत शुक्रिया हाफिज नईमुर रहमान साहब, बहुत इंपॉर्टेंट गुफ्तगू रही है। आप कह रहे हैं कि ट्रैक रिकॉर्ड कहता है एमकेएम का कि शायद जल्द मना लिए जाएंगे, वापसी होने से पहले ही मानने के साथ एमकेएम जो है वो काबीना का हिस्सा ही रहेगी। एक और मौजू है जो बहुत अहम तरीन मौजू है और अगर इस पर बात न की जाए तो ज्यादती होगी। इस वक्त हमारी इत्तला, जैसे मैंने आपसे इंट्रो में कहा था कि 29 दिसंबर को इस्लामाबाद में अहम इजलास बुलाया गया है और यह इजलास उन 4 अशखास ने बुलाया है जिनको मौलाना फजल रहमान साहब ने अपनी पार्टी से निकाल दिया है। हाफिज हुसैन साहब से जब कल हमारी बात हुई थी तो वो ये फरमा रहे थे कि मैं तो मौलाना फजल रहमान से पहले से इस पार्टी में मौजूद हूं, वो कैसे मेरी रुकनियत मौखर कर सकते हैं। इस वक्त जिस शख्सियत से मैं बात कर रही हूँ ये 3 मरतबा सेनेटर रह चुके हैं और साथ साथ अगर मैं बात करूं जमीयत उलमा इस्लाम की तो 3 मरतबा ये अमीर भी रह चुके हैं। गुल नसीब खान, रहनुमा JUI, जरा इनसे बात कर लेते हैं। गुल साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। गुल साहब जरा बताएं ये क्या हुआ है? सब कुछ अच्छा चल रहा था, मौलाना पर आपका एतमाद था, आप लोग जान छिड़कते थे, मार्च आजादी मार्च आप लोगों ने किया मौलाना के कहने पर, अब क्या खराबी आ गई है मौलाना फजल रहमान में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं शुक्रगुजार हूँ और ये मीडिया के हुस्न होता है कि वो किसी भी मसले में जब पेचीदगियाँ पैदा हो जाती है तो फरीक़ैन के मौका पर से अपने आप को आगाह भी करते हैं और कौम को भी आगाह करते हैं। हाँ जी, तो मैं शुक्रगुजार हूँ। शुक्रिया आपका। बुनियादी मसला ये है कि अब तक हम जो फैसले की इत्तला हुई है वो चैनल के और फेसबुक के जरिए से हुई है। अच्छा, और हमें कोई तहरीरी फैसला नहीं मिला है अच्छा, जिसके मंदरजात को देखकर उसका मुनासिब जवाब किया जा सके। ठीक है, यानी आपको लेकिन जो फेसबुक के जरिए सोशल मीडिया के जरिए से जो बातें हमारे सामने आई है जी साहब, उसमें ज़ाब्ते और दस्तूर की बहुत ज्यादा नकाइस है। अच्छा, और वो दस्तूरी तौर पर भी वो फैसला अपने आप को नहीं सपोर्ट कर सकते हैं। मसलन हमारे दस्तूर में है जी कि 15 दिन के फासले पर शोकाज नोटिस दिया जाए अगर कोई डिसिप्लिन के खिलाफ वर्जी करे या कोई पॉलिसी के खिलाफ करे। ठीक है, तो हमें कोई नोटिस अब तक नहीं मिली है। शो कॉज नोटिस ही नहीं मिला जो कि आपकी पार्टी पॉलिसी का हिस्सा है, राइट? नहीं, दस्तूर का दस्तूर का हिस्सा है। और दूसरी बात यह है कि फैसला कुन जमात जो है वो सूबाई जमात हुआ करती है और मरकजी जमात जो है वो अफेलेबल जमात होते हैं, उसको अपील किया जाता है। मरकजी जमात खुद फैसला नहीं कर सकती है। अच्छा, तो ये तो मरकजी जमात का फैसला हो गया। तो ये मरकजी जमात का फैसला है, इन्होंने अपील का जगह ही खत्म कर दी है। तो अब आप अपील नहीं कर सकते? नहीं, मेरी बात समझाने का मकसद ये है कि फैसला करने का इख्तियार सूबाई जमात को होता है और मरकजी जमात जो है उसको अगर किसी पर कोई अपने खिलाफ जुल्म नजर आ जाए तो वो मरकज को अपील कर सकेगी। ठीक है, मैं समझ गया आपकी बात मौलाना साहब। तो इसी वजह से मरकजी जमात ये फैसला कर ही नहीं सकती। दूसरी बात ये है, तीसरी बात ये है जी कि हमारे दस्तूर में है कि मरकजी शूरा के मेंबर या मरकजी मजलिस आमला के मेंबर अगर उसके खिलाफ कार्रवाई करनी होती है जी तो उसके लिए बुनियादी और दस्तूरी फोरम जो है वो मरकजी मजलिस शूरा होती है। ठीक है, और वो भी इत्तेफाक राय से राय देगी कि अब इसके खिलाफ कार्रवाई कर दी जाए। ठीक है, अभी यहाँ पर एक कमेटी तश्कील दी गई है जिसके दस्तूर में किसी किस्म की गुंजाइश नहीं है। ये फोरम मौजूद है तो इस फोरम के मौजूदगी में दूसरी कोई पार्टी कमेटी बनाना ये खिलाफी दस्तूर है। मैं समझ गई गुल साहब, यहाँ तक मुझे आपकी पूरी बात समझ आ गई। इसका मकसद है कि जमीयत उलमा इस्लाम में जो फैसला हुआ है वो सरासर दस्तूर के मुनाफी है। ठीक हो गई बात। अब मुझे जरा आगे चलने दीजिए। क्या मैं कुछ सीधा सीधा आपसे सवाल करूंगी, आप जवाब देते जाइएगा। मुझे ये बताइए कि ये जो 29 दिसंबर को आपने इस्लामाबाद में इजलास तलब किया है, इस इजलास में कोई नई पार्टी खड़ी करने जा रहे हैं आप लोग या मौलाना के खिलाफ जो अभी तक करप्शन और दीगर चीजों के चार्जेस लगाए गए हैं उसको तकवीयत बख्शने जा रहे हैं? क्या मामला है ये, क्यों बुलाया गया ये इजलास? मेरे ख्याल में यही है कि
एजेंडा तो यही है जो ये फैसला हुआ है। 29 तारीख की इजलास का एजेंडा तो यही है। क्या है 29 का एजेंडा, क्या है? कि ये फैसला जो हुआ है, इस फैसले अच्छा। को दस्तूरी, अखलाकी, यानी जो आप 4 लोगों के खिलाफ फैसला हुआ है उस पर ये इजलास आपने बुलाया, ठीक बात हो गई। ये इजलास बुलाया। अच्छा, अब आगे चलते हैं। अब मुझे जरा ये बताइए कि मौलाना फजल रहमान साहब पे, गुलनसीब साहब, करप्शन चार्जेस हैं। नैब कह रही है कि इन्होंने जमीनें हथियाई हैं, करप्ट हैं। क्या आप इतना अरसा पार्टी में रहे हैं, इसी पार्टी के जेर साया रहते हुए आप सेनेटर मुंतखब हुए हैं, क्या आप समझते हैं कि मौलाना फजल रहमान साहब एक करप्ट आदमी है? मेरे ख्याल में ये बात तो बिला तहकीक है। जब तहकीक हो जाए और जो इदारे, रियासती इदारे हैं, वो किसी हतमी फैसले पर पहुंच जाए, इल्जाम लगाना तो आसान काम है। अच्छा, इल्जाम लगाना आसान काम है। हाँ, इल्जाम लगाना तो कोई ऐसी मुश्किल काम नहीं है। अभी तक हमारी रियासती इदारे जो है, अगर वो किसी फैसलाकुन मोड़ पे पहुंच जाती है और वो कौम के सामने और मुल्क के सामने उसके करप्शन जाहिर कर देते हैं, फिर तो जमात इसके बारे में फैसला करेगी। अच्छा, जमात फैसला करेगी। लेकिन गुलनसीब साहब, मामला ये है कि कल हाफिज हुसैन साहब ने हमारे टीवी चैनल पर यह कहा कि खुद जमीयत उलमा इस्लाम के अंदर डिक्टेटरशिप है, मौलाना फजल रहमान एक डिक्टेटर हैं। क्या आप भी इस बात को इंडोर्स कीजिएगा? हाफिज हुसैन अहमद साहब बहुत बड़े आदमी है और वो मरकजी प्रेस सेक्रेटरी है, तो उनकी मालूमात तो जाहिर है बहुत ज्यादा होंगे। लेकिन ये है कि हमें अपनी जमात के अंदर मलूकियत और मोरूसियत जो है, इससे इत्तेफाक नहीं है। और अभी है या नहीं है? मलूकियत और मोरसी सियासत है या नहीं है? इसमें यानी पेशरफ हो रहा है। हम इनको छोड़ेंगे नहीं, लेकिन इसमें पेशरफ हो रहा है। अच्छा, गुलनसीब साहब, मुझे जरा ये बताएं, ये जो पीडीएम का मामला चल रहा है, मौलाना फजल रहमान साहब इसके सरबराह बने हुए हैं, आप समझते हैं कि पीडीएम कोई दूरअस नताइज लेकर आएगी, मुस्तकबिल में हुकूमत को गिरा भी सकेगी या नहीं, है ये यूं ही चल रहा है मामला? मेरे ख्याल में पाकिस्तान तो मुख्तलिफ मसाइल और मुश्किलात के शिकार रहते हैं। इसमें आईन को तोड़ा जाता है, फिर आईन को बहाल किया जाता है, जमहूरी हुकूमत को गिराए जाते हैं, फिर जनरल आ जाते हैं। ये सारी चीजें तो हमारी तारीख का हिस्सा है। हाँ। लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ कि पीडीएम की कोई एक जमात मोरूसियत से और मलूकियत से खाली नहीं है, जबकि मुल्क के लिए जमहूरियत चाहते हैं और पार्टी के अंदर जो है। अच्छी बात है गुलनसीब साहब, मुल्क के लिए जमहूरियत डिमांड करते हैं, लेकिन अपनी पार्टी में मलूकियत और मोरूसियत को जो है तकवीयत दी जाती है। बिल्कुल ठीक। गुलनसीब खान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया। आज के प्रोग्राम करने का मकसद यही था ताकि हक़ाइक़ उठाया जा सके। मौलाना फजल रहमान साहब इस वक्त एक टफ टाइम से गुजर रहे हैं। लेट्स सी कि इसके आउटकम्स क्या होते हैं, पीडीएम पर क्या असरात पड़ते हैं, खुद मौलाना फजल रहमान साहब की शख्सियत पर क्या असरात पड़ते हैं। आज के प्रोग्राम से सना हाशमी को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।